हेलो मित्रों, वेलकम टू सिविल हब। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स के साथ, जो कि यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी या किसी भी तरह का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, तो जो आपके बेस को मजबूत करता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान, 6th क्लास की एनसीईआरटी है ये। देखो, परिचय। परिचय में ऊपर दिखा हुआ कि सामाजिक विज्ञान क्यों, मतलब सामाजिक विज्ञान जो है वो क्यों ज़रूरी है ना। तो एक पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है इसके अंदर, तो इसको चार्ट को स्टडी करते हैं पहले। देखिए, बीच में सामाजिक विज्ञान है और इसकी शाखाएं दी हुई हैं। सबसे ग्रीन वाली को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है भारत एवं विश्व। तो और इसमें लिखा हुआ है कि भूभाग एवं उनके निवासी, है ना। तो इसके कितने पार्ट्स दे रखे हैं यहाँ पर, ये दिए हुए हैं। सबसे पहले स्थल रूप है एवं जीवन, दूसरा है महासागर एवं महाद्वीप, और तीसरा है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। क्या मतलब पृथ्वी है उस पे जो स्थानों की स्थिति क्या है। जैसे कि अब हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई, ध्रुवों पर ठंड पड़ रही है, इक्वेटर पर गर्मी पड़ रही है। हालांकि ये सब चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे कि ध्रुव क्या है, इक्वेटर क्या है। जो न्यू कमर्स हैं उनको पता लग जाएगा कि क्या होता है, बिल्कुल स्टडी समझेंगे इस चीज़ को भी। देखो, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है आपकी, है ना। और ये जो बीच की लाइन जाएगी ना, ये वाली, इस ये 0 डिग्री कहलाती है। इसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। फिर ये होता है पोल्स। यहाँ पर एक नीचे होता है, सॉरी, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, है ना। और नीचे का वाले को बोलते हैं साउथ पोल बोलते हैं। अब होता क्या है, जो सन की लाइट है ना, वो केवल यहाँ से और यहाँ से, ये 23.5 डिग्री नीचे और इतना ही 23.5 डिग्री ऊपर, ये लाइट इनकी पड़ती है। सूरज की लाइट सीधी सीधी यहाँ पर पड़ती है। उसके बाद मतलब उसके बाद यहाँ तक ये लाइट नहीं जा पाती। नतीजा क्या, पोल तक ये लाइट बिल्कुल भी नहीं जा पाती सन की, इसलिए ये होता है कोल्ड जोन। कितना कोल्ड जोन। पोल्स होते हैं कोल्ड जोन और ये होता है हॉट जोन। इसको बाद में डीपली स्टडी करेंगे कि होता कैसे है ना। फिलहाल आप इसमें ये हॉट जोन, ये कोल्ड जोन। तो आपने देखा धरती के अंदर एक एक एरिया तो हॉट है और एक एरिया कोल्ड है। तो इसलिए पृथ्वी पर जो ये स्थान है, जैसे हमने इसमें देखा, हम देखा कि पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के अनुसार भी हम लोग जीवन को जीते हैं, समाज का निर्माण होता है ना। जैसे आप जम्मू कश्मीर में देखोगे, तो जम्मू कश्मीर में लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। हम लोग अगर उत्तर भारत के अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। साउथ में जाएंगे तो वहाँ उनके पास गर्म कपड़े होते ही नहीं हैं। हमारे पास दोनों तरह के होते हैं, हमारे पास गर्मी सर्दी भी होती है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे नीचे की तरफ जाओगे, भारत के साउथ एरिया में जाओगे, तो उसमें आपको गर्मियाँ ज़्यादा मिलेगी, सर्दियाँ कम मिलेगी। वहाँ पर लोग गर्म कपड़े पहनते ही नहीं हैं। ठीक है, अब आते हैं ये महासागर और महाद्वीप के बारे में। देखिए, हमारी पृथ्वी जो बनी हुई है, हमारे पास महाद्वीप है और महासागर है। ठीक है, तो जो महासागर और महाद्वीप का कॉम्बिनेशन है, उसी की वजह से हम लोग इस पे सर्वाइव कर पा रहे हैं धरती पे। ठीक है, आगे ये डीपली स्टडी बाद में करेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सी गहराई है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी कम है, सागरीय घनत्व, ये बाद में डिस्कस करने की वाली चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए बस। ठीक है, अब आते हैं स्थल रूप और जीवन के बारे में। आ जाओ, जो आपने पढ़ा था कि मैंने वो बताया कि जिस टाइप का स्थल रूप होगा उसी टाइप का आपका जीवन भी होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारत और विश्व के भूभाग एवं उनके निवासी। तो ये इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड था ये। आगे हम देखते हैं इसको। ये रहा विश्व अतीत के चित्रपट। चित्रपट का मतलब होता है अरे चित्रपट, चित्र एग्जैक्ट इंग्लिश में नाम नहीं आ रहा, लेकिन ये होता है छवियाँ कह सकते हो इसे एक तरह से। ठीक है, जैसे इतिहास की इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, मतलब कि इतिहास की जो समय रेखा है ना। कि हम जैसे हम सबसे पहले क्या थे, ये कहा था कि हम जो इंसान की जो प्रजाति है, कई अलग अलग प्रजातियों में आगे तक आया है इंसान।
मतलब हमारा डीएनए जो था चिंपैंजी से भी मेल खाता है, ये कहा जाता है ना। तो हमारा इतिहास है, हम कहाँ से इंटेलिजेंट हुए, कहाँ से हम आज एक विशेष प्रजाति बन चुके हैं इसकी। तो ये इतिहास की समय रेखा उसके स्रोत हैं, है ना। एक समय था एक समय था लोग तलवारों से लड़ते थे, आज किससे लड़ रहे हैं? आज भैया, आज तो एटम बम तक की चीज़ हमारे पास है। ठीक है। उसके बाद भारत अर्थात इंडिया, हम भारत के विषय में जानेंगे क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारत में रहते हैं, तो पहले भारत के बारे में जानेंगे। फिर भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, कहा जाता है भारतीय सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ है ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तो उस वक्त की सभ्यता के जब वो पूरी तरह फल फूल गई थी। उससे पहले जो लोग थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया, वहाँ से हमारी सभ्यता आज की सभ्यता तक कैसे पहुँची है, ये भारतीय सभ्यता का प्रारंभ है कि कहाँ से स्टार्ट हुई है ये। ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। जैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। सॉरी। तो भारत की सांस्कृतिक जड़, कि हमारी जो ये संस्कृति आज बिल्ट हुई है, आज जो बनी है, वो किस तरीके से बनी है, ये आपको सारा का सारा इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 बार पार्ट्स में डिवाइड है। हालांकि फोर्थ पार्ट भी हमें पढ़ना चाहिए, सब पढ़ना ज़रूरी है वो, चाहे सिलेबस में हो चाहे नहीं हो। जैसे कि एक एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा। फिर मेडाइवल का इतिहास हो जाएगा, यानी कि मध्यकालीन भारत। और आधुनिक भारत हो जाएगा। ठीक है। अब आधुनिक भारत के बाद एक होता है विश्व का इतिहास, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक जो जड़ है, हमारी जो अंदर की सांस्कृतिक जड़ है, वो वहीं से बिल्ट होती है, वहीं से बनती है। अगर मुगल्स नहीं आते हमारे देश में, अगर मुगल्स नहीं आते, तो बहुत पर्दा प्रथा जैसी चीज़ें या बहुत सारे खान पान हम तक नहीं पहुंच पाते। अब छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जो समोसा है वो भारत की देन नहीं है, वो अरब की देन है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो अगर वो लोग यहाँ नहीं आते तो शायद हम समोसा नहीं बना पाते, है ना। अब जो पैंट्स हम लोग पहनते हैं वो कुषाण लोग थे, उनकी दी हुई है, तो हम नहीं पहन पाते, हमारी संस्कृति में रच बस गई है वो चीज़ें। ठीक है। आगे देखते हैं। विविधता में विविधता में एकता का एक एक में अनेक, मतलब विविधता में एकता। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश के लिए, खास तौर पे हमारे देश के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। हमारे हमारे पास भाषाएं बहुत सारी हैं, हमारे पास जो है, हमारे पास प्रजातियां बहुत सारी हैं लोगों की, है ना। इवन हमारा जो, जैसे हम सनातन धर्म बोलते हैं, जो हिंदू धर्म बोलते हैं, इसमें वर्ण व्यवस्था अलग चीज़ है। ठीक है। और अब देखो, इस्लामिक लोग हमारे देश के अंदर, कई धर्म के लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं, और ये जो विविधता है उसके बाद भी हम सब क्या हैं, भारतीय। आप सब के जो आपका कुछ भी हो, आधार कार्ड है कुछ भी हो, तो उस पर केवल एक ही चीज़ लिखी होती है भारत सरकार, है ना। आपका पर्सनली आप कहाँ से, आप चाहे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते, केरल से बिलोंग करते, इवन आप क्यों ना लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार से भी क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके आधार कार्ड पे केवल और केवल सिटीजन ऑफ इंडिया या भारत सरकार ही लिखा होगा। तो हम विविधता में एकता है ना। हम आपस में लड़ते हैं कोई बात नहीं, कि अगर कारगिल पे झगड़ा होता है तो पूरे भारत के सैनिक लड़ते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं भारत में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरह का खाना खाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है। आपकी संस्कृति क्या है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप भारतीय हैं या नहीं हैं, है ना। और भारत के कण कण में एक चीज़ है कि हम सभी भारतीय पूरी तरीके से अपने देश को प्रेम करते हैं, है ना। तो यही विविधता में एकता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है शासन और लोकतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसके 4 पार्ट देखो, शासन लोकतंत्र, पहला ये शासन और लोकतंत्र है। इसके बाद आपने क्या इसके बाद देखिए आप यहाँ पे इसके शुरुआत में क्या है। अच्छा, पहले शासन और लोकतंत्र पढ़ लेते हैं। शासन, शासन का कम अर्थ क्या होता है, देखो। अ, शासन, हम लोग जैसे पहले होता था, राजा लोग शासन करते थे,
वो क्या काम कर राजा लोग का क्या काम होता था कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान या उनको जिंदा रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, इन्वेडर से बाहर के जो उसके सैनिक होते थे उनसे झगड़ा होता था या जो भी होता था उनसे उनसे उनकी रक्षा करते थे। इनका शासन का ये अर्थ होता था। बदले में बदले में वो लोग क्या करते थे, उनसे टैक्स लेते थे इतनी बड़ी आर्मी रखने के लिए। ठीक है, और उन पर उनको मतलब एज ए लॉर्ड की तरह उनको पूजा जाता था, है ना। और इसी तरह लेकिन अब जो है, अब थोड़ा सा बदल गया। अब शासन है लेकिन लोकतांत्रिक शासन है। जब हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है ना, वो तो ना उद्देशिका, जब किसी भी किताब को उठा के देखो तो पहले भूमिका लिखी होती है, तो ऐसे ही भारतीय संविधान में जो भूमिका है उसे हम उद्देशिका कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव। जो कि ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा है किसने था, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है, तो उन्होंने उसमें क्या कहा गया कि शुरुआत की लाइन है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, और इस तरह से पूरी पूरी वो बनी हुई है। लेकिन शुरुआत के जो शब्द हैं हम भारत के लोग, वो इम्पोर्टेंट है। हम भारत के लोग डिनोट करते हैं कि ये लोकतंत्र है, और हम भारत के लोग ही अपने पर राज करने वाले लोगों को चुन रहे हैं। ठीक है, तो ये लोकतंत्र है, लोगों के लिए लोगों द्वारा। फिर ये जो एक स्टेटमेंट है लोकतंत्र की। ठीक है, तो लोकतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत बिना लोकतंत्र के भारत को हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते, है ना। तो लोक तो अब जो भारत को पढ़ते हैं हम लोकतंत्र के लिए ही पढ़ते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या होता है, शासन में परिवार और समुदाय आएगा। भाई पहले तो आपका खुद का परिवार है, परिवार में एक हेड होगा। ठीक है, एक मम्मी एक पापा होंगे, दादा अगर दादा दादी एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से परिवार चलेगा। अब बहुत सारे परिवार को मिल के क्या बना देंगे हम लोग, समुदाय बना देंगे। समुदाय बन जाएगा बहुत सारे परिवार मिलके, है ना। उसके बाद शासन। अब शासन क्या होता है, अब इतने सारे पूरे समुदाय के ऊपर एक कुछ रूल्स को बनाया जाएगा, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही हम सभी को मतलब एक समाज को चलना होगा। उन प्रोटोकॉल्स को या उन नियमों को अ, सुरक्षा देने के लिए कुछ लोग चुने जाएंगे। अगर समाज में कोई व्यक्ति उन विधानों से या उन नियमों से अलग चलता है तो उसको दंडित भी किया जाएगा। ये शासन का नियम होगा। ठीक है, शासन का द्वारा किया गया कार्य हो गया, हाँ भाई इसने दंडनीय काम किया तो दंड दो इसे, ये समाज से अलग चला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप स्वतंत्र हैं, पूरी तरह स्वतंत्र आप, क्या आप वाकई में पूरी तरह स्वतंत्र हैं? क्या आपको किसी की हत्या करने की स्वतंत्रता है? क्या आपको चोरी करने की स्वतंत्रता है? नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता जिसके अंदर हम किसी दूसरे को दुख ना पहुंचाएं और खुद भी खुशी खुशी जिए, वो स्वतंत्रता हमारे संविधान में इंगित है। पूरे संविधान का निचोड़ है ये, जियो और जीने दो के जो एक नियम है उस पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे तक। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय अब ग्रामीण क्षेत्र आपके जैसे जिसको हम जैसे ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, ये स्थानीय सरकार होती है। नगरीय क्षेत्रों में कौन से, नगर पालिकाएं हो जाएंगी, नगर निगम हो जाएंगे, तो ये स्थानीय सरकारें हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ आ गया नहीं ऊपर ही देखो, नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सरकार, नगर निगम, नगर पालिका आदि। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका लास्ट वाला जिसमें होता है विषय, जिसका विषय हमारे आसपास का अर्थव्यवस्था बहुत ज़रूरी है ना। आर्थिक, बिना अर्थ के तो कुछ काम ही नहीं होने का। यहाँ मतलब पैसे के धन के कोई काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता काम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है, देखिए दो चीज़ें इसके अंदर। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ, कि हमारे आसपास की जो आर्थिक गतिविधियाँ है ना, पैसे का लेन देन है, आप लोग पैसा खर्च करते हो, बाजार गए, पैसा दिया और चीज़ लाए, वो पैसा कहीं और जाएगा, इसे पैसा चलायमान होगा, इसीलिए तरलता बोलते हैं इसे, है ना, लिक्विडिटी। तो
जो धन है वो लिक्विड है, लिक्विड की तरह काम करता है, इधर से उधर गया, उधर से उधर गया, उधर से मतलब कंटिन्यू। तो ये क्या हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां हैं ये। उसके बाद कार्य का महत्व, कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या महत्व है ना, हम क्या काम करते हैं, क्या हम अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं, ये कार्य का महत्व है। बिना कार्य के हम बिना कार्य किए हम लोग आर्थिक गतिविधियां कर ही नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। ठीक है। तो दोस्तों ये जो था ना, ये सामाजिक विज्ञान के विषय में कुछ जानकारी थी जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। देखिए, अब एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ये देखिए आप, इसमें है आइए पता लगाएं। क्या पता लगाना है? ऊपर दिए दिए गए चित्र को देखिए, आपने क्या देखा भाई? ऊपर दिए गए चित्र में हमने पहाड़ देख लिया, हमने नदी देख ली, हमने सड़क देख ली, हमने घर भी देख लिया, और हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ग्रीनरी देखी है, जिसमें पेड़ पौधे ये सब चीज़ें भी हैं। ओके। हमने कुछ बादल भी देखने को इसमें शायद, कुछ बादल भी देखने को शायद इसमें मिल रहे हैं। चलिए, अब ये कह रहे झील में पानी कहाँ से आ रहा है, सड़क का निर्माण किसने एवं क्यों किया, इन छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या गतिविधियां करते होंगे, उनका क्या इतिहास रहा होगा, उनका क्या भविष्य है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये एनसीईआरटी लिखकर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ इन चीज़ों पे जब आप सोचते हो ना, इन प्रश्नों पे, तो आपकी विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ती है, जो आपको मेंस के एग्ज़ाम में काम आएगी। जैसे झील में पानी कहाँ से आ रहा है, अब इस बारे में सोचो भाई, झील में पानी कहाँ से आ रहा है? ये जो झील में पानी कहाँ से आ सकता है? देखो, झील में पानी कहाँ से आ सकता है? या तो बारिश हो गई, वो भर गया, हो सकता है कोई नदी यहाँ से गुजर रही, उसका पानी आ रहा हो। ठीक है। तो इन दो कारणों के अलावा कुछ हो सकता है क्या और? पानी के स्रोत तो यही है ना, या तो झील आएगी, या तो वहाँ से कोई नदी आ रही है उसका पानी आ रहा होगा, या बारिश हो रही है उसका पानी आ रहा होगा। मनुष्य में तो इतना इतना शक्ति नहीं है ना कि वो इसको पानी को ऐसे डाल सके, झील को बना सके। हाँ, बनाता है, तालाब बनाता है मनुष्य, लेकिन पानी तो कहीं ना कहीं से तो लाएगा ना। और मनुष्य भी कहाँ से लाएगा? या तो नदी से पानी उठा के लाएगा, या फिर वहाँ से लाएगा, या फिर बारिश होगी, या फिर क्या हो सकता है, या ज़मीन से थोड़ी निकालेगा इतना सारा पानी केवल एक झील बनाने के लिए। ठीक है। अगला, सॉरी, अगर सड़क का निर्माण किसने किया? ऑब्वियसली सड़क का निर्माण तो मानव ही करेगा। और क्यों करेगा? आने जाने की सहूलियत के लिए करेगा। फिर इन छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या गतिविधियां करते होंगे? अगला क्वेश्चन ही आ गया भैया। गतिविधियां डिसाइड करती हैं आप आसपास के एनवायरनमेंट से, कि आपका एनवायरनमेंट वो किस तरह का है। जैसे अब मान लीजिए ये घर है, इसके पास क्या सहूलियत हो सकती है? ये आसपास जंगल है, तो ये जंगल से बने हुए उत्पादों से अपनी आर्थिक क्रिया करता होगा, सीधी बात, या खेती करता होगा, या पशु पालता होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे यार ये कंप्यूटर की चिपसेट बनाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता ना ये। तो ये इनसे ही जुड़ी हुई गतिविधियाँ कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? उनका क्या इतिहास रहा होगा? भाई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है ये डिसाइड नहीं किया जा सकता, किसी का इतिहास हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं? ये बंदा कहाँ से आके रहा है, क्या रहा है, ये तो पढ़ने के बाद पता लगेगा, है ना। अब अगर ये झोपड़ी चाइना की हो तो उसका अलग इतिहास है, भारत में हो तो उसका अलग इतिहास है, साउथ इंडिया में उसका अलग इतिहास है, नॉर्थ ईस्ट में उसका अलग इतिहास हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं हम डिसाइड करते, ये तो खोज करने पर ही पता लगेगा भाई कि ये कहाँ से आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित हैं? देखो तो क्या कह रही है, हम सॉरी, हम 21वीं शताब्दी में हैं। यदि आप इसे नहीं समझ सकें तो जल्दी ही इसके बारे में पढ़ेंगे। इस बात से सभी सहमत है कि यह समय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तकनीक में तीव्र विकास हुआ है, जिससे हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए हैं। दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनावों का सामना कर रहा है, एवं हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण
पर भारी दबाव पड़ रहा है। हम साधारण संभावनाओं के युग में सामान्य चुनौतियों सॉरी हम असाधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है। विश्व भर में अधिकाधिक लोग यह सोच रहे हैं कि मानव के समक्ष आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हल करें, हमारा समाज किस प्रकार शांति एवं समरसता के साथ जीना सीखे, हम किस प्रकार इस सुंदर पृथ्वी जिसे हम सभी साझा करते हैं की रक्षा न केवल अपने अपने अपितु इस पर रहने वाले सभी प्रजातियों के लिए करें। यह मौलिक प्रश्न बहुत सरल है, परंतु इसके उत्तर उतने सरल नहीं हैं। यह सरल हो भी नहीं सकते, क्योंकि मानव समाज अधिक विविध एवं जटिल है। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजना एवं उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें विश्व को और विशेष रूप से मानव समाज को समझना होगा। यही सामाजिक विज्ञान का सार है। आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान भौतिक एवं रसायन विज्ञान की तरह कोई विज्ञान है, किंतु ऐसा नहीं है। यह विषय जहाँ तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। ठीक है। लेकिन इसका केंद्र मानव समाज है, जो समय में इतना विविधतापूर्ण है कि विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावना को क्षीण कर देता है। सामाजिक विज्ञान के कई उपविषय हैं, जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि। ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में ना ये बताया गया कि हम अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है। क्या कर सकते हैं। मानव समाज लगा पड़ा है। हालांकि रियलिटी तो यह है कि जितनी भी पृथ्वी पर पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्या है, उसका सारी जड़ मानव ही है। मानव के अलावा कोई है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी अगर खुद कुछ करती है तो वो अपने आप को खुद हील कर लेती है। उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी गड़बड़ियों को ठीक कर दे। लेकिन जब मानव द्वारा की गई गड़बड़ियाँ होती हैं, इसको पृथ्वी को या पर्यावरण जो हमारी प्रकृति है उसको ठीक करने में काफ़ी समय लग जाता है। इस पूरे दुनिया की सबसे जो बड़ी समस्या जो मेरी नज़र में है वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक एक इतना खतरनाक प्रोडक्ट है जो मनुष्य ने बनाया कि कई लाख साल तक भी गलता नहीं है। नैनो प्लास्टिक, जैसे कि हम लोग ये होते ना, ये हम पेट जार्स होते हैं, हम पानी की बोतलें होती हैं, हमने 20 रुपए की 15 रुपए की पानी की बोतल बाजार से खरीदी, विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाई जा रही हैं, हम उसमें इतना पानी पी रहे हैं। लेकिन रियलिटी है कि उस प्लास्टिक की बोतल के नैनो पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और उन नैनो पार्टिकल से हमारी बॉडी डैमेज हो रही है। ठीक है। इवन इतनी डैमेज हो रही है कि जो ह्यूमन फर्टिलिटी है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ रहा है, मनुष्य के दिमाग पे असर पड़ रहा है। लेकिन एक सुविधाजनक वस्तु होने के कारण हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग यूज़ करे जा रहे हैं। हम अपनी धरती माता को हमने रुला के रख दिया यार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहे कि आपको इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ उपविषयों का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पर करेंगे। मध्य स्तर पर हमने इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया है। इसकी जगह हमने 5 प्रमुख विषयों का उपयोग किया है। आइए इस पर एक दृष्टि डालते हैं। चलिए भैया देख लो, विषय देखते हैं क्या कराइए। सबसे पहले भारत एवं विश्व भूभाग एवं निवासी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, वही चीज़ें चल रही है। अब ये देखिए क्या होता है। ये क्या कह रहा है।
इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें एवं हमारे ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताओं और उन्हें मानचित्र पर दर्शाने का तरीका शामिल है। यह विश्व महत्वपूर्ण क्यों है, जबकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं? वास्तव में यह विषय मानचित्र से इतर भी चर्चा करता है। इस विषय के माध्यम से पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के फलने फूलने में भौगोलिक संरचनाओं, समुद्र, पर्वत, नदियाँ ने किस प्रकार की भूमिका निभाई। भारत के संदर्भ में यह विषय बताता है कि भारत की प्राकृतिक अवस्थिति से इसकी उसकी प्राचीन सभ्यता को किस प्रकार अनूठी पहचान प्रदान की। देखो वही चीज़ आ रही है भाई, भूभाग और उसके निवासी किस तरह से होंगे। भाई जैसा देश वैसा भेष होगा। आप पहाड़ पर रह रहे हैं तो आपके फेफड़ों का आकार अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि पहाड़ पर ऑक्सीजन की कमी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। तो पहाड़ी लोगों का जो फेफड़े होते हैं, मतलब होते हैं ना, ये थोड़े बढ़ जाते हैं। उनका एक अलग बॉडी का स्ट्रक्चर काम करता है, फिर पहनावा अलग हो जाता है। इसी तरह हम प्लेन में रहते हैं, उत्तर प्रदेश प्लेन में है तो उसका एक अलग होगा। राजस्थान में रहने वाले लोगों का जो सिस्टम है वो अलग होगा, अलग तरीके से होगा, है ना। अब इसे ये देख लीजिए, जो चेरापूंजी है, असम ना, असम जो सॉरी मेघालय, चेरापूंजी की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लोग सीमेंट के घर ही नहीं बना पाते, उनके बांस के घर हैं भाई। ठीक है, राजस्थान में चले जाओ तो आपको पत्थर ज़्यादा मिलता है, पत्थरों के घर बन जाएंगे। लोगों का रहन सहन उसी टाइप का हो जाता है। इवन खाने का भी सिस्टम ऐसे ही होता है। आप एक बात देखिए, उत्तर भारतीय हैं, हम उत्तर भारतीय हैं, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो जहाँ पर गेहूँ उग जाता है तो हम लोग गेहूँ खाना पसंद करते हैं ज़्यादा। वहीं आप पश्चिम बंगाल चले जाओ, उधर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये साउथ में चले जाओ तो वहाँ चावल को ज़्यादा खा की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ हम चावल ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो शाकाहारी और मांसाहारी का भी यही सिस्टम है भाई। उत्तर प्रदेश के जो मैदान हैं, यहाँ पे आपको शाकाहारी चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं खाने के लिए। पूरा पूरा एक बेल्ट है, शाकाहारी बेल्ट। तो हम लोग चिल्ला चिल्ला कहते हैं तो वी आर वेजिटेरियन, वी आर वेजिटेरियन। लेकिन भाई अगर साउथ में चले जाओ तो वहाँ पर तो ये नहीं मिलेगा। नतीजा क्या होगा आपके लिए? आपको वहाँ मांसाहार ज़्यादा चलता है। तो ज्योग्राफी डिसाइड करती है भाई, भूगोल डिसाइड करता है आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। ये सब वही डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे था अतीत के चित्रपट। चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई, ये क्या कह रहा है। चित्रपट कैनवास जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है जिस पर चित्र डिज़ाइन बने होते हैं। कभी कभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसे आमतौर पर दीवार पर लटका कर रखा जाता है। इस चित्रपट में अतीत का चित्रण हम भारत के अतीत से करना आरंभ करेंगे। शायद आप ये सोच रहे हों कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए। वास्तव में यहाँ वर्तमान को समझने की कुंजी है। ठीक है, मतलब वर्तमान को अगर समझना है तो आपको अतीत में तो झांकना पड़ेगा। और इस विषय में दिए गए अध्याय आपको इसके बारे में अधिक स्पष्ट करते दिखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अतीत हमारी पहचान का मुख्य स्रोत है, जो हमें यह समझाने में सहायता करता है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। अन्य शब्दों में कहें तो अतीत अभी हमारे साथ है, क्योंकि दुर्भाग्य से इतिहास केवल सुखद विकास यात्रा नहीं है, अपितु यह लोगों, सरकारों और शासकों द्वारा की गई गलतियों एवं उन गलतियों के कारणों को समझने में हमारी सहायता करता है। इसको समझने के उपरांत ही आशा है कि हम इन गलतियों को दोहराने से बचेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। चलिए, प्राय ऐसा माना जाता है कि भारत की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है। यह सत्य भी है, परंतु इसकी प्रमुख विशेषता ये है क्या है, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, भारतीय इतिहास में यह किस प्रकार प्रकट हुए और हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक होंगे। यह कुछ प्रश्न हैं जिनका अन्वेषण इस विषय में किया जाएगा। चलिए भाई,
इसका उद्देश्य होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी सभ्यता की नींव को समझे एवं उसके मूल्यों की प्रशंसा करे। ठीक है, आगे आपका आता है ये वाला, शासन और लोकतंत्र। प्रत्येक देश के नागरिकों को उस देश की सामाजिक कार्य प्रणाली की समझ होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ विभिन्न स्तर पर कार्य करने वाले करने वाली विस्तृत शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसकी प्रमुख विशेषता एवं घटक क्या है? शासन में लोग किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं, उनके अधिकार क्या हैं एवं उसके कर्तव्य अथवा धर्म क्या है? क्या अन्य देशों में अलग प्रणाली अपनाई जाती है? यदि हाँ, तो वे कौन सी हैं? विभिन्न देश आपस में किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं? इस विषय का अध्ययन ठीक है, इस विषय का अध्ययन कर हम अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे और यह समझ सकेंगे कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करते हैं। साथ ही में प्रभावित करने वाली स्थानीय व राष्ट्रीय नीतियों पर अपना वक्तव्य प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। ठीक है, वो लोकतंत्र आपको समझना पड़ेगा भाई, लोकतंत्र क्या होता है, भारत की शासन प्रणाली क्या होती है, वो किसके अंदर समझ सकते हैं आपको? आप समझ सकते हैं भारत के संविधान के अंदर, है ना। भारत का संविधान पढ़िए, उसको समझिए। हालांकि सब समझ जल्दी से समझ में तो नहीं आता, वो एक उसका एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सबसे पहला शब्द जो है, जो संविधान है, वही समझने में लोगों को नहीं पता। अगर आप पूछना चाहोगे भैया संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या हो, तो कोई नहीं बता पाएगा यार। नहीं, संविधान पढ़ लेंगे, उसके सारे आर्टिकल पढ़ लेंगे, जो भी हैं उसके 395 या जो भी आर्टिकल्स हैं वो सब पढ़ लेंगे, लेकिन वो लोग ये नहीं बता पाते कि संविधान का शाब्दिक अर्थ ही क्या है। ठीक है, तो संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संविधान का शाब्दिक अर्थ होता है अपने आप में पूर्ण विधान। जब स के ऊपर अंक के बिंदु और विधान लिखा गया, तो सन का अर्थ ही साथ में लगाने का मतलब है कि पूर्ण विधान अपने आप में। ठीक है सॉरी, तो ये आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन क्या? कोई भी परिचय सॉरी कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यकता वस्तुओं जैसे प्राथमिक स्तर पर भोजन, वस्त्र, आश्रय, जल की उपलब्धता एवं द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता। इसी प्रकार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के बिना कोई भी देश सामंजस्यपूर्ण ढंग से उन्नति नहीं कर सकता। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है? मुद्रा वास्तव में क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? किन किन आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं? प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का किस प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त प्रबंध किया जा सकता है? यह विषय कुछ प्रमुख अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा, जो हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायक होगा। आपने देखा कि पिछले अनुच्छेद में कई प्रश्न हैं। यह ठीक उसी प्रकार है कि जैसा हमें होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान भी सही प्रश्न पूछने की कला के विषय में संबंधित है। जब हम सही प्रश्न पूछते हैं, तभी हम सही उत्तरों की खोज कर सकते हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय की शुरुआत महत्वपूर्ण प्रश्न से की गई है, जो उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। भूगोल से संबंधित अध्यायों में शतरंज के खेल और कुछ प्राचीन तमिल कविताएं आपको रुचिकर लगेंगी। सांस्कृतिक विरासत वाले अध्याय में साड़ी के उपयोग पर चर्चा की गई है। अर्थव्यवस्था केंद्रीय अध्याय में सेवा की अवधारणा और त्योहारों का वर्णन किया गया है। ऐसा जानबूझकर किया गया। हम विभिन्न क्षेत्रों के समस्त पहलुओं को एक साथ लाने में विश्वास रखते हैं। यह हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध करता है। वास्तव में जब जीवन अनगिनत तत्वों का मिश्रण करता है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? अब तक ये स्पष्ट हो गया है कि सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने के लिए, बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अतीत का निरंतर उपयोग करता है। यह अन्वेषणपूर्ण व रोमांचक कार्य है। ठीक है, चलिए ये देखो, ये आपका अध्याय है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ठीक है, यानी वर्ल्ड मैप के बारे में बात कर रहा है, तो इसको हम अगली क्लास में डिसाइड वो करेंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी का ये 6 क्लास का शुरू हो चुका है। आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। इवन मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ।
तो स्टूडेंट ही स्टूडेंट का चैनल सब्सक्राइब कर तो अच्छी बात है ना यार।